तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे एजेक्स की। एजेक्स ऐसी अप्रोच है जहां पे आप एक पेज को ओपन रखते हुए, एक पेज जो आप विजिट कर रहे थे, मतलब यूजर जिस पेज को विजिट कर रहा था, उस पेज के ओपन रहते हुए भी आप किसी और पेज की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उसके रेस्पॉन्स को रिसीव कर सकते हैं बिना पेज बदले हुए। उसका रेस्पॉन्स डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल ऑब्जेक्ट में प्रोवाइड किया जा सकता है। और जैसे ही जावास्क्रिप्ट के पास वो कंटेंट आ जाए, उसके बाद उस पर्टिकुलर कंटेंट को आप अपने वेब पेज पे कहीं पे काम में ले सकते हैं। ये मोस्टली काम में लिया जाता है बैकएंड प्रोग्रामिंग्स के साथ। जब बैकएंड प्रोग्रामिंग का इंटरेक्शन होगा तो ये बेटर लगेगा। रीजन उसका कि यूजर ने कोई वैल्यू दी, आप उस पर्टिकुलर वैल्यू के बेसिस पे अपनी कंडीशन अप्लाई करोगे कुछ, जहां सर्वर साइड से कुछ कैलकुलेशन होगी कि डेटा कौन सा वाला लेके आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो डेटाबेस पे जाता है, जैसे आपने गूगल पे कुछ सर्च करने के लिए लिखा, सिमिलरली आप अपनी वेबसाइट पे कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि एक सर्च बॉक्स अवेलेबल है। सर्च करने के लिए जैसे यूजर कुछ लिखता है तो जितना पार्ट उसने लिखा उसका कंपैरिजन डेटाबेस से करवाया जाएगा। डेटाबेस से उसकी करस्पॉन्डिंग जो रिजल्टेंट वैल्यूज मिलेंगी, उन वैल्यूज को आप हिंट की तरह, वहां वो जो सर्च करना चाह रहा था उसे हिंट की तरह विजिबल करवा देंगे। तो यूजर को थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है इस कॉन्सेप्ट से। ये था एजेक्स, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल का कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में पहले हम एक बार एक्सएमएल के कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। एक्सएमएल क्या चीज है? तो जैसे आप एचटीएमएल को ऑलरेडी जानते हैं, एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज अवेलेबल है। एजेक्स में ये जो एक्स है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सएमएल को। जहां अगर हम बात करें एक्सएमएल है क्या चीज, तो ये एक्सएमएल की पहले फुल फॉर्म अगर हम कहें तो ये है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज? इसका मतलब कुछ ऐसा है कि जो आपकी मार्कअप लैंग्वेज थी जैसे एचटीएमएल, उसी को और ज्यादा एक्सटेंड किया गया है, जहां पे वो जो वर्ल्ड वाइड वेब जो HTML के लिए क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रोवाइड करता है कि ये टैग होने चाहिए, ये टैग होने चाहिए, इसके लिए मोर रिलैक्स्ड मैनर में वो टैग की अप्रोच प्रोवाइड की गई है। XML, जब आप कोई XML की फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो क्रिएट करने का बहुत आसान सा तरीका प्रोवाइड किया गया है। जब भी आपको XML की फाइल क्रिएट करनी है तो पहली चीज एक XML का टैग प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप XML की फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो पहली चीज तो एक XML का टैग प्रोवाइड किया जाएगा जो कुछ इस तरीके से दिया जाता है XML। साथ में उसका वर्जन अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वो वर्जन, जैसे वर्जन नॉर्मली 1.0 स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो आप XML फाइल क्रिएट कर रहे हो, पहली बार ही क्रिएट कर रहे हो तो आपने 1.0 दे दिया। लेटर ऑन आप अगर उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, माइनर चेंजेस है, तो हो सकता है 1.1 कर दें या 1.11 कर दें। थोड़े माइनर से चेंजेस हुए 1.12 कर दें, या थोड़े उससे ज्यादा मेजर चेंजेस लेकिन बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है तो 1.2 कर दें। नेक्स्ट 1.3 कर दें। अगर बहुत एकदम से बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए तो हो सकता है आप 2.0 कर दो। तो ये वर्जन कंट्रोल की टेक्निक होती है, वो काम में ली जाती है। बट हाँ, जैसे आपने ये प्रोवाइड कर दिया से 1.0, साथ में नॉर्मली जो प्रोवाइड कर दी जाती है वो एनकोडिंग, कि आप जो यहाँ पे जो अपना डेटा प्रोवाइड कर रहे हो वो किस फॉर्मेट का आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो वो बताने के लिए। जैसे नॉर्मली वेब पेजेस का फॉर्मेट कंसीडर होता है यूटीएफ। यूटीएफ यूनिकोड वाला जो आपका फॉर्मेट है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है UTF-8। इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया जाता है XML का एक बेसिक टैग। उसके बाद की बाकी बातें जो है ना, वो बहुत ही सिंपल मैनर में कुछ इस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आपको कोई भी डेटा प्रोवाइड करना है और टैग अपनी मर्जी का काम में लेने लग गए। XML की बात बहुत ज्यादा रिलैक्स मैनर में HTML का सा फॉर्मेट है, लेकिन HTML के फॉर्मेट में बहुत सी चीजें होती थी। हम देते थे उसका डिक्लेरेशन, वो तो यहाँ XML का मिल गया।
बट बाकी चीजें जो हम देते थे जैसे HTML टैग या हेड या बॉडी, टाइटल, और बॉडी में भी हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, सबके लिए अलग अलग टैग, स्पेसिफाइड टैग्स काम में लेते थे। XML में ऐसा नहीं है। XML में टैग जो काम में लिए जाते हैं वो किसी भी तरीके से अपने बनाए हुए टैग आप काम में ले सकते हैं। जैसे आप अपने बनाए हुए टैग का मतलब यहाँ पे आप कुछ भी, लिटरली कुछ भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज पर्सन लिस्ट, ये टैग आपने प्रोवाइड किया, और इस पर्टिकुलर टैग को क्लोज करने के लिए कैसे प्रोवाइड करेंगे वो भी आप जानते हैं, पर्सन लिस्ट, इस तरीके से इसकी क्लोजिंग प्रोवाइड कर दी। इसमें अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज ये पर्सन टैग काम में लेते हुए कि पहले पर्सन की आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से दिया आपने पर्सन। इस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर आप नेम देना चाह रहे हो, नेम दे दिया, जैसे वही जो हमने बात की थी पहले, कुछ उसी तरीके का आपको ऑब्जेक्ट जैसे दे रहे थे ऐसे ही XML फाइल में कंटेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे एज देनी है आपको, इसकी एज दे दी, जैसे 80 दे दी, राइट, इस तरीके का कुछ प्रोवाइड कर दिया। आपको इसका ईमेल देना है, एंड होपफुली आपको आइडिया है कि ऑब्जेक्ट में हमने ये चीजें कैसे दी थी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में। ये जो हम अभी फाइल जो क्रिएट करने की जो बात कर रहे हैं, ये फाइल जावास्क्रिप्ट नहीं है, पहली चीज ये क्लियर रखें। ये XML, जैसे HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, उसी तरीके से XML एक मार्कअप लैंग्वेज है जहां पे कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है मार्किंग के साथ कि ये कंटेंट क्या है, ये कंटेंट क्या है, ये कंटेंट क्या है। और यहाँ XML के अंदर आप अपनी तरफ से कोई से भी टैग प्रोवाइड कर सकते हैं मार्किंग परफॉर्म करने के लिए। जैसे ईमेल के लिए भी हमने यहाँ पे दे दिया था, और इसके बीच में हमने वो कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जिसे हम कहना चाहते हैं ये इसका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। और सिमिलरली इस पर्सन लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल पर्संस के लिए आप इस तरीके से दे सकते हैं। होपफुली आपको आइडिया लग रहा है, ये जो टैग हमने प्रोवाइड किए हैं केवल कुछ वर्डिंग प्रोवाइड कर दी है बेसिकली। वो वर्डिंग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आपको जो सिग्निफिकेंस बेटर लगता हो उस हिसाब से आप दे सकते हैं। हमने जैसे इस तरीके से कुछ पर्संस की डिटेल प्रोवाइड कर दी, तो इस तरीके से आप कुछ भी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ये कहलाती है एक XML फाइल। और जो हमारे पास कॉन्सेप्ट अवेलेबल है किस चीज का, जिसकी हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में, एजेक्स की, तो एजेक्स का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट अवेलेबल है वो कॉन्सेप्ट इस XML से ही डेवलप हुआ कॉन्सेप्ट है। XML फाइल कितनी सिंपल सी फाइल है जहां पे आपको जो भी डेटा देना है, डेटा प्रोवाइड करने का एक तरीका है। डेटाबेस जैसे होता है जहां डेटा का स्टोरेज होता है, उसी तरीके से फाइल भी एक डेटा प्रोवाइड करने की अप्रोच हो सकती है। उसे डिफाइन किया गया था इस XML अप्रोच में कि डेटा आप जो दे रहे हो फाइल में एक अच्छे तरीके से आप स्पेसिफाई करते हुए दे सकते हैं। और इस पर्टिकुलर डेटा को अगर आप अपने उस पेज पे काम में लेना चाहते हैं, कौन से पेज पे, जहां पे आप एजेक्स काम में ले रहे हैं, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आप इस पेज के कोड को, जो भी कंटेंट है, उसे आप जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल तक रिसीव करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अपने उस पेज से भेजोगे आप एक रिक्वेस्ट। होपफुली आपको ध्यान होगा हमने रिक्वेस्ट कैसे सेंड की थी, और वो जो रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट की हेल्प से आप इस फाइल का डेटा अपने HTML पेज पे ले जाओगे। ये HTML पेज नहीं है, ये है XML पेज। XML पेज कई बार जैसे कोई वेबसाइट अवेलेबल है, उसमें कितने पेजेस अवेलेबल है, उनके क्या क्या लिंक अवेलेबल है, उन्हें प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है, जिसे नॉर्मली साइट मैप कह दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है जैसे गूगल जैसे जो सर्च इंजिन हैं वो आपके वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस अवेलेबल है इजीली देख सकें। सारे पेजेस की लिस्ट देने का तरीका कई बार ऐसा होता है, पेज का नाम दिया, उसका लिंक दिया, पेज का नाम दिया, लिंक दिया, कब तक वो लास्ट चेंजेस कब किए, इस तरीके का भी स्पेसिफाई कर दिया जाता है। अलग अलग सर्च इंजिन के लिए हेल्प करने के लिए प्रोवाइड करने का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। बट हम जो बात कर रहे थे प्रीवियस क्लास में कि हम किसी भी फाइल के कंटेंट को रिसीव करते हैं,
रिसीव करके अपने ही पेज पे उसे काम में ले लेते हैं। कैसे हमने बात की थी उसे एक बार वापस ओपन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और जो हमने लास्ट क्लास में कहा था कि जब हम अपना पेज ओपन कर रहे थे, जो हमने लास्ट क्लास में क्रिएट किया था, एक बार पहले वो विजिबल करवाते हैं। तो हमने जो लास्ट क्लास में पेज क्रिएट किया था वो कुछ इस तरीके का, जहां पे केवल हेडिंग और पैराग्राफ हमने प्रोवाइड कर दिए थे एक डिव के अंदर। साथ में एक बटन प्रोवाइड कर दिया था, जब इस बटन पे क्लिक हो तो ये एजेक्स वाला वर्क हम प्रोवाइड कर रहे थे इस जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर। फंक्शन का नाम हमारा दिया हुआ ही नाम है, कुछ भी नाम दे सकते थे। हमने जैसे इसका नाम दे दिया था एजेक्स वर्किंग। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने XML HTTP रिक्वेस्ट टाइप का, नाम दे दिया जैसे ए। इस ए ऑब्जेक्ट की हेल्प से ओपन फंक्शन हमने कॉल किया, जो उस रिक्वेस्ट को पैरामीटर्स स्पेसिफाई करता है कि ये किस मेथड से पैरामीटर सबमिट होने चाहिए, गेट या पोस्ट। साथ के साथ कौन से पेज की रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं वो पेज यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में अगर वो गेट अप्रोच में है तो क्वेरी स्ट्रिंग भी साथ में दी जा सकती है, जैसे x=5 एंड y=ABCD। जो भी वैल्यूज देनी है क्वेरी स्ट्रिंग में इन पैरामीटर्स जैसे x और y के लिए इस तरीके से दिए। जितने भी पैरामीटर भेजने हैं आप सारे पैरामीटर्स यहीं पे क्वेश्चन मार्क के साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड से सेपरेट करते हुए। फाइनली वो पैरामीटर्स इस पेज पे, जो भी ये पेज रहा होगा जैसे abc.php रहा होता, तो उस पेज पे PHP की हेल्प से वो पैरामीटर रिसीव किए जाएंगे और उन्हें काम में ले लेंगे। जो भी काम करना था उस पेज पे काम किया। फाइनली वो पेज जैसा क्रिएट हुआ, हम चाहते हैं वो पेज यहाँ पे आ सके, तो उसके लिए अभी ये रिक्वेस्ट सेंड नहीं की गई है, अभी केवल यहाँ पे बता दिया क्वेरी स्ट्रिंग के साथ पैरामीटर। रेडी स्टेट होने पे हमें क्या करना है वो भी हमने बता दिया, रेडी स्टेट जब चेंज होगी। रेडी स्टेट का मतलब क्या, तो ये जो रिक्वेस्ट है ये रिक्वेस्ट अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। रिक्वेस्ट भेजने से रेस्पॉन्स आने तक का जो इवेंट रहा, एक कंप्लीट इवेंट, उसके डिफरेंट फेजेस हैं और उन फेजेस को कंसीडर किया जाता है ऑन रेडी स्टेट चेंज इस इवेंट से। रेडी स्टेट अगर 0 है इसका मतलब अभी तक तो रिक्वेस्ट सेंड ही नहीं की। अगर 1 है तो रिक्वेस्ट तो सेंड हो गई है लेकिन आगे कुछ प्रोसेस नहीं किया गया है। एंड सिमिलरली आगे तक के वो टास्क हैं जहां फाइनली 4 जब होती है रेडी स्टेट, तब पता चलता है कि वो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है, रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्स आया है। लेकिन रेस्पॉन्स में स्टेटस क्या मिला, हो सकता है जिस फाइल की आपने रिक्वेस्ट भेजी वो फाइल ही नहीं मिली। अगर फाइल ही नहीं मिली तो इसका स्टेटस क्या आया लौट के, 404। अगर फाइल नहीं मिली तो, या वो सर्विस अनअवेलेबल वाला कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोड आ जाएगा, या एक्सेस डिनाइड वाला केस है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोड आ जाएगा। हमें जो यहाँ रिक्वायर्ड रहेगा वो क्या, अगर वो ओके मैनर में हमारे पास वो रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स आ गया, मतलब जिस पेज की रिक्वेस्ट भेजी थी वो पेज जनरेट होके हमारे पास आ गया है, तो स्टेटस होगा इसका 200। और फिर इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम चाहते थे इस पैराग्राफ के बीच में वो कंटेंट लिखा हुआ आ जाए, क्योंकि कंटेंट हमने बहुत सिंपल सा लिख रखा था। हमने इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है, एक सिंपल सी लाइन है। तो इस पर्टिकुलर लाइन को अगर हम चाहते थे अपने पेज पे लेके आना, तो उसके लिए हम चाह रहे हैं इसे पैराग्राफ के बीच में लेके आना। आपकी चॉइस होगी आप किस में लेके आना चाह रहे हैं, पैराग्राफ में, डिव में, यूएल में, या हेडिंग में, कहाँ पे आप बता सकते हैं। उसकी आईडी दी जैसे हमने यहाँ पे, इस आईडी वाले एलिमेंट को हम यहाँ जावास्क्रिप्ट में काम में ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इस तरीके से। और जैसे इस तरीके से काम में ले रहे हैं, इसके इनर HTML में असाइन कर रहे हैं अभी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके ओपन करने के बाद, उसे जब हमने सेंड किया होगा उसके बाद रेडी स्टेट चेंज होने पे अगर हमें पता चला कि रेडी स्टेट 4 मतलब कंप्लीट हो गई है और फाइल मिल गई है, तो उसका जो रेस्पॉन्स वाला कंटेंट है वो टेक्स्ट है, उसे हम काम में लेना चाह रहे हैं। तो कौन सा एट्रीब्यूट है उसके लिए, दिस। कौन सी प्रॉपर्टी है उस ऑब्जेक्ट के लिए, दिस के साथ जो प्रोवाइडेड है वो है दिस डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट। रेस्पॉन्स टेक्स्ट वो प्रॉपर्टी है, जैसे रेडी स्टेट बता रहा है कि अब स्टेट कौन सी चल रही है,
स्टेटस बता रहा है कि फाइनली अगर वो कंप्लीट हो भी गया तो अब स्टेटस क्या रहा उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्स वाला स्टेटस। अगर ये स्टेटस 200 है मतलब ओके है, वो पेज मिल चुका है, तो उसका कंटेंट क्या रहा उसके लिए रेस्पॉन्स टेक्स्ट काम में ले लिया, और इस कंटेंट को हमने प्रोवाइड कर दिया इसके इनर एचटीएमएल में, तो इस पैराग्राफ के बीच में वो कंटेंट लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन ये सब चीजें कब होगी, तो ये ओपन करना तो केवल बताना है कि ऐसा करना, कि गेट मेथड से ले जाना और इस पेज पे ले जाना, और क्वेरी स्ट्रिंग है साथ में तो वो पैरामीटर्स भी ले जाना, या पोस्ट मेथड से ले जाना और इस पेज पे जाना। बट सेंड कहाँ कब करने के लिए हमने कहा, वो हमने सेंड फंक्शन काम में लिया इस तरीके से। या फिर अगर आप पोस्ट मेथड से अगर डेटा सेंड करना चाहते हैं, अगर मेथड गेट नहीं पोस्ट होता तो यहाँ पे आप प्रोवाइड करते वो पर्टिकुलर फॉर्म जिसके आप पैरामीटर्स भेजना चाहते हैं, उस फॉर्म की आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। मतलब इस केस में क्या होता है, डेटा जो सबमिट किया जाता वो एक फॉर्म की हेल्प से सबमिट किया जाता। फॉर्म में पहले वो डेटा होना चाहिए, उस फॉर्म की एक आईडी रही होगी, वो आईडी आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। फॉर्म की जो भी आईडी रही होती वो आईडी एक स्ट्रिंग यहाँ पे वो प्रोवाइड कर दी जाती, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट दे दिया जाता जैसे, या किसी वेरिएबल से वो आईडी एक स्ट्रिंग दे दी जाती। तो ये अपना काम करता आगे। बट ये जो भी हम कर रहे हैं इस चीज को परफॉर्म करने के लिए सर्वर इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब हम इस तरीके से देख रहे थे इस पेज को डायरेक्ट ब्राउजर पे ओपन करके फाइल प्रोटोकॉल के साथ, तो फाइल प्रोटोकॉल के साथ ये वर्क नहीं करेगा। हम एक बार कंसोल ओपन करके रख रहे हैं, कंसोल पे अभी ब्लैंक अवेलेबल है। जैसे ही हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एरर लिखी हुई आ गई, और एरर क्या कह रहा है, ये प्रोटोकॉल अगर होते तो वर्क करेगा, गूगल क्रोम अलाउ नहीं कर रहा है। बेसिकली ब्राउजर की तरफ से रेस्ट्रिक्शन है, ये कहता है फाइल प्रोटोकॉल के लिए एजेक्स वर्क करना ही नहीं चाहिए। एजेक्स वर्क करना चाहिए जहां पे वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, सर्वर से रेस्पॉन्स मिल रहा है, और वो भी पैरेलल में। तो ये होना चाहिए प्योरली सर्वर इंटरेक्शन के साथ। अभी जो हम देख रहे हैं वो फाइल प्रोटोकॉल से, जो दिखने में ऐसा लगता है क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह, कि कौन सा पेज आया, ये वाला पेज आया जिसे हमने देख लिया, बट है अभी सेम सिस्टम पे, तभी हम फाइल प्रोटोकॉल से देख पा रहे हैं। किसी और सिस्टम पे कहीं और अगर वो फाइल होती तो फाइल प्रोटोकॉल से नहीं देख सकते थे, एग्जैक्ट डेटा हमें वो उस तरीके का उस फॉर्मेट का विजिबल नहीं हो रहा होता। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमें जो फॉर्मेट देना है, प्रोटोकॉल जो यहाँ पे देना है वो इनमें से कोई सा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम HTTP प्रोटोकॉल के लिए जैम्प हमारे सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल्ड है, तो जैम्प को हम काम में ले रहे हैं जिसमें अपाचे सर्वर अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं अपना वो जैम्प, एंड जैम्प का कंट्रोल पैनल ओपन करके अपाचे सर्वर को स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे पास ये सी ड्राइव के अंदर अवेलेबल है जैम्प फोल्डर। जैम्प एक एप्लीकेशन है जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं चाहें तो, जो नॉर्मली आप PHP के थ्रू अगर बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो आप इसे जरूर से काम में लें, बेटर अप्रोच रहेगी। अदरवाइज जैम्प की तरह और भी टूल्स अवेलेबल है, वैम्प भी अवेलेबल है, और भी बहुत से टूल्स अवेलेबल है। आप अलग अलग अपाचे और माइस्क्वेल अलग अलग भी काम में ले सकते हैं। बट अभी इस सिस्टम पे जैसे हमारे पास ऑलरेडी जैम्प ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जिसके अंदर htdocs के अंदर हमें ये फाइल्स रखने की रिक्वायरमेंट होगी जिसे हम देखना चाहते हैं। इसके लिए भी हमने डायरेक्टली ना दे करके एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है क्लास वर्क, उसके अंदर हमने ये लास्ट क्लास में जब डिस्कस कर रहे थे फाइनली, तब ये फोल्डर क्रिएट किया था एजेक्स टेस्टिंग, जिसके अंदर लाके हमने वही 2 फाइल्स प्रोवाइड कर दी। और इन दोनों फाइल्स को हम देख कहाँ रहे थे, तो हम पहले जैम्प के अंदर जो कंट्रोल पैनल अवेलेबल है उसकी हेल्प से अपाचे स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी स्टार्ट है तो अच्छी चीज है ये तो। चले, तो ये हमारे पास अपाचे ऑलरेडी स्टार्ट है, माइस्क्वेल स्टार्ट करना रिक्वायर्ड नहीं था। बट हाँ, अब जो हम बात कर रहे हैं वो क्या, हमारा ये पेज जो हमें देखना है ये देखेंगे हम अपने ब्राउजर पे इस तरीके से, जहां पे हम दे रहे हैं HTTP प्रोटोकॉल, जहां पे हमने प्रोवाइड कर दिया लोकल होस्ट जो हमारे इस
अपने ही सिस्टम पे अवेलेबल हुए इस सर्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, होस्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे हम साथ में प्रोवाइड करेंगे वो बात जो हमें htdocs XAMPP के अंदर htdocs के अंदर फाइल देनी थी, लेकिन उसके अंदर भी सब फोल्डर अगर आए हैं तो वो सारे सब फोल्डर भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहेंगे। जैसे हमने ये सब फोल्डर प्रोवाइड कर दिया, क्लास वर्क एंड एजेक्स टेस्टिंग, जो हमने नाम दिया था फोल्डर का वो हमने यहाँ पे दे दिया। स्लैश आप कोई से भी काम में ले सकते हैं, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, जैसे हम यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश काम में ले रहे हैं। और यहाँ पे साथ में दे रहे हैं अपने उस पेज का नाम जो था हमारा p5.html। एंड ये पेज वर्क कर रहा था, ये इसके लिए भी कंसोल ओपन करके रखना है भले ही। इस पे अगर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे यहाँ पैराग्राफ के बीच में ही वो कंटेंट लिखा गया जो इस एबीसी वाली फाइल में था, सेम फोल्डर में जो फाइल है एबीसी वाली इसके अंदर। इसे एक बार हम ओपन कर लेते हैं। इन दोनों ही फाइल्स को हम ओपन कर रहे हैं अपने इसी सबलाइम एडिटर में, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ओके, और पुरानी वाली वो जो फाइल्स हैं हम उन्हें क्लोज कर रहे हैं। ये P5 वाला जो अभी हमारे पास अवेलेबल था कहाँ, डेस्कटॉप पे, उसे तो हम कर रहे हैं क्लोज। एबीसी वाला जो अवेलेबल है हमारे पास क्लास वर्क में वो हम ओपन करके रख रहे हैं htdocs में, जो है XAMPP htdocs के अंदर वो ओपन है। ये P5 वाला ओपन है जो हमारा XAMPP htdocs में अवेलेबल है, जबकि ये एबीसी डेस्कटॉप पे जो है उसे क्लोज कर दिया। यहाँ पे ये चीज वर्क करी, एबीसी वाली फाइल में ये कंटेंट अवेलेबल था। कंटेंट अगर हमने कुछ और कंटेंट दिया होता, लिटरली अभी जैसे हमने ऐसा लिख दिया है, तो इस केस में जब हम अपने पेज पे रिफ्रेश नहीं कर रहे बिल्कुल भी, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कंटेंट कौन सा वाला आना चाहिए, तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे वो कंटेंट आएगा। बस इस फाइल को सेव जरूर करने की जरूरत रहेगी। हमने सेव कर रखा है abc.html। ये तो हमारी सही फाइल ओपन है। ये abc.html हमारा जो अवेलेबल है उसी फोल्डर में अवेलेबल है, और उसी फोल्डर में हमारी ये फाइल भी एग्जिस्ट कर रही है। अब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर ही लेते हैं ना। एक बार इस बटन पे क्लिक किया तो ये कंटेंट पुराना ही कंटेंट आ रहा है, कुछ पॉसिबली रह गया है मिसिंग। abc.html हमने प्रोवाइड कर रखा है और abc.html में ये कंटेंट अवेलेबल है। एक बार वापस हम abc वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल थी। ओके, तो ये फाइल में तो आ चुका है डेटा, एंड यहाँ हम रिफ्रेश कर रहे हैं ना, ये कैशे मेंटेन कर लिया। अभी तक हमारे पास ये कैशे की प्रॉब्लम नॉर्मली फ्रंट एंड डेवलपमेंट में अभी तक नहीं आई थी, बट कैशे का मतलब क्या है, तो ब्राउजर अपनी फास्ट प्रोसेसिंग के लिए कई बार कुछ डेटा को सेव रख लेता है। जैसे एक HTML फाइल अगर एजेक्स के थ्रू फैच की जा रही थी, तो उस फाइल का जो कंटेंट है वो इसने सेव करके रख लिया। इस केस में हम एक बार वापस रिफ्रेश कर रहे हैं और इस बार हम बटन पर क्लिक करते हैं तो वापस वही आ रहा है ना। तो ये पेज हम एक बार इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर रहे हैं, एक बार देखते हैं इस पर क्या रिजल्ट आता है। इस पर रिजल्ट सही आ रहा है। सेम पेज हमने इनकॉग्निटो मोड में ओपन किया तो ये रिजल्ट सही आ रहा है, क्योंकि ये कैशे को काम में नहीं ले रहा है, जबकि ये कैशे को काम में लेते हुए कर रहा था वर्क, तो ये पुराना ही रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा था। अब एक बार वापस इसे क्लोज किया, इस टैब को, इस पेज को फिर से ओपन किया एंड क्लिक कर रहे हैं तो फिर से वही आ रहा है, राइट। तो इसे तो हमें उस पर्टिकुलर पेज जिससे ये डेटा आ रहा है उस पेज को अलग से ओपन करके रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब ये चेंजेस होंगे। और वो पेज कौन सा था, वो पेज था हमारे पास abc.html, तो हम यहाँ पे दे रहे हैं abc.html। इसमें पुराना डेटा अवेलेबल है, इसे रिफ्रेश किया तब जाके हमें यहाँ पे ये रिजल्ट सही तरीके से दिखा देगा, क्योंकि वो कैशे उस फाइल को बना लिया है। वो जो HTML फाइल एजेक्स से फैच हो रही थी उसे ब्राउजर ने अपने पास सेव करके रख लिया था, तो इस कारण से वो डिफरेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि कंटेंट में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। चलिए अभी हम जो बात कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। तो अभी हमारे पास जो ये कंटेंट अवेलेबल हो रहा था,
जितना भी हमारे पास ये कंटेंट अवेलेबल हो रहा था, अगर हम ये पूरा कंटेंट अभी इस पैराग्राफ के बीच में दे रहे थे तो पैराग्राफ के साथ अवेलेबल हो रहा था। हम यही सेम वापस से कॉपी पेस्ट किया, इस बार हम फाइल का नाम चेंज कर रहे हैं, abc.html की जगह हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज .xml, कुछ भी फाइल का नाम दे दिया, जैसे डेटा हमने उस फाइल का नाम रखा और ये XML फाइल हम प्रोवाइड करना चाहेंगे। ये हमारा वो नेक्स्ट पेज जिसे हम उसी अप्रोच में देखना चाहेंगे सर्वर से इंटरेक्ट करते हुए, जहां हम XML का डेटा लेके आना चाह रहे हैं। data.xml फाइल कैसी है, तो जो XML फाइल अभी हम क्रिएट कर रहे थे, दिस वन, ये थी हमारी कंप्लीट XML फाइल। इसे हमने सेव कर दिया, इस पर्टिकुलर फाइल को कहाँ सेव कर दिया, यहाँ पे हमने data.xml नाम से उसी सेम फोल्डर में जहां पे हमारा ये पेज अवेलेबल है, उसी सेम फोल्डर में हमने data.xml को सेव कर दिया, जिसमें ये डेटा हमें मिल चुके हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसका जो भी कंटेंट है, वो कंटेंट अगर हमारे पास आता है, कहाँ आता है ये सारा कंटेंट, तो हम ये पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एक डिव के अंदर। ये पैराग्राफ की जैसे आईडी दे रखी थी, इस बार ये आईडी दे दी एक डिव की, और इस पूरे डिव के अंदर वही कंटेंट लेके आना चाहते हैं एज इट इज। अगर दिस डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देखते हैं पहले एक बार कि ये कंटेंट हमारे पास क्या आता है। तो पूरा वो स्ट्रिंग वाला डेटा हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा जो एज इट इज इस डिव के अंदर पहुंच जाएगा। एक बार देखते हैं कैसे। इस पर्टिकुलर पेज p6.html को ओपन कर रहे हैं इनकॉग्निटो मोड में ही, जिससे वो कैशे वाला इशू ना रहे। इस तरीके से आता है एंड इस पे हम करते हैं क्लिक। क्लिक करते क्या हुआ, वो पूरा डेटा हमारे पास इस तरीके से अपीयर हो गया। और इस पूरे डेटा पे आपको जो भी काम करना हो एक्चुअली में, तो वो टास्क भी परफॉर्म किया जा सकता है। ये पूरा डेटा कहाँ आ गया, ध्यान से देखें। इंस्पेक्ट एलिमेंट हमने ओपन किया, इस पर्टिकुलर डिव के अंदर आ गया है ये, जहां पे ये ऑटोमेटिकली एक कमेंट बन गया। XML फाइल से अगर डेटा आ रहा है तो XML का डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली ब्राउजर ने उसे कमेंट बना दिया। बाकी टैग एज इट इज HTML में भी काम में आ गए। तो कुछ इस तरीके से ये काम में लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी किया जा सकता है कि आप इस पर्टिकुलर डिव को, जो ये डिव था, इसे स्टाइल प्रोवाइड कर चुके हो, सपोज डिस्प्ले नन। इसमें क्या होगा, जब ये डेटा आएगा, रिफ्रेश कर रहे हैं, जब डेटा आया, कहाँ आएगा डेटा, एक बार पहले देखते हैं। इस डिव को ओपन किया, ये वाला डिव अवेलेबल है जो अभी हमारे पास आ चुका था ऑलरेडी ये डेटा। अभी ये क्या है, ब्लैंक है। हमने इस पेज को किया रिफ्रेश, अभी ये ब्लैंक है। जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस डिव के अंदर डेटा आ जाएगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो डिव के अंदर ये डेटा आ गया होगा, दिखाई नहीं दे रहा है। हम अगर चाहते हैं यहाँ पे वो जो भी डेटा आया आया तो इसी पर्टिकुलर डिव के अंदर है, तो हम उस डिव के अंदर जो भी डेटा आया वो है तो डॉक्यूमेंट फाइल का ही अब एक पार्ट, और उस डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर हम किसी पर्टिकुलर टैग को टारगेट करना चाहते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, आपको ध्यान होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, इस तरीके से प्रोवाइड किया। और यहाँ पे हमने क्या किया, वो जो हमारा टैग था जैसे पर्सन, हम इस पर्टिकुलर टैग को यहाँ पे अगर काम में लेते हैं और इसके रेस्पेक्टिवली हम इस पर्टिकुलर इसके साथ भी टैग पर्सन अवेलेबल है, जितने भी पर्सन टैग अवेलेबल हुए उन सब का कलेक्शन हमने प्रोवाइड कर दिया पी में। अगर हम पी की लेंथ प्रिंट करवाएं तो पी की लेंथ कैसी आएगी वो एक बार देखते हैं। जैसे हमने अलर्ट करवाया पी डॉट लेंथ, होपफुली आपको ध्यान है, अगर हमारे सेम पेज पे 4-5 पैराग्राफ थे, अगर हम हमारे सेम पेज पे वो जो 4-5 पैराग्राफ अवेलेबल थे, अगर हम उन पैराग्राफ को इस तरीके से फैच कर रहे थे टैग वाली अप्रोच से, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो वो सारे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा था वो वेरिएबल HTML कलेक्शन को। लेंथ अप्लाई करते थे तो वो कितने एलिमेंट है वो काउंट हमारे सामने आ जाता था। सेव किया, जैसे हमने इसे इस पर्टिकुलर को किया हमने यहाँ रिफ्रेश। अब यहाँ पे हम जब
एक बार देखें यहाँ पे, ये जो हमारे पास div अवेलेबल है ये एकदम ब्लैंक है अभी, राइट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो पहली चीज तो यहाँ पे वो सारी चीजें आ गई होंगी, और दूसरी चीज यहाँ पे वो काउंट आ गया है 3, कि 3 पर्सन की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। और इस केस में आप अगर चाहें तो एक ऐसा लूप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉर वेरिएबल i इक्वल 0, i लेस देन p डॉट लेंथ एंड से i प्लस प्लस। एंड इस पर्टिकुलर केस में आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं कि आप, जैसे ही हमारे पास div अवेलेबल जो था उसी की तरह एक और div हमने प्रोवाइड कर रखा है, सपोज div, और इसकी आईडी दे दी हमने पर्सन कंटेंट, पर्सन्स, इस तरीके से हमने एक आईडी प्रोवाइड कर दी, पर्सन्स, राइट। और इस पर्टिकुलर आईडी के अंदर हम अपना कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो समझें। जैसे हमने यहाँ पे उस पर्टिकुलर आईडी के अंदर प्रोवाइड किया कुछ डेटा, कैसे, आईडी है वो पर्सन्स आईडी है इस बार इस पेज पे, उसके अंदर इनर HTML में हमने प्रोवाइड क्या कर दिया, जैसे हमने स्टार्ट कर दी वहां पे एक टेबल टैग, और ये जो टेबल टैग हमने स्टार्ट किया क्लोज करेंगे कब, जब ये लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद टेबल टैग को कर देंगे क्लोज, लेकिन उसी के अंदर प्रोवाइड करेंगे। मतलब क्या, जो कंटेंट अभी दिया है उसी में हम ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, अपेंड करना चाह रहे हैं, प्लस इक्वल, होपफुली आपको ध्यान होगा। अब हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं वो भी समझें। हम इसी में प्लस इक्वल के साथ प्रोवाइड करना चाहते हैं वो पर्टिकुलर रो। थोड़ा समझने के लिए हम यहाँ पे बीच में एंटर प्रेस कर रहे हैं, जिससे आपको यहाँ पे विजिबल हो सके। हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, वो रो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर हम ये पूरा डेटा देना चाहते हैं। और उस रो के अंदर हमें क्या प्रोवाइड करना है, पहला कॉलम से इस तरीके से हमने दे दिया, दूसरा कॉलम हमने इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया, एंड तीसरा कॉलम वो हमने इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया। यहां पे हम क्या देना चाहेंगे डेटा वो भी समझें। तो यहां पे हम चाहेंगे डेटा देना क्या, सपोज नेम प्रोवाइड करना, यहाँ पे हम प्रोवाइड करना चाहेंगे उसकी सपोज एज, और यहाँ पे हम प्रोवाइड करना चाहेंगे सपोज उसका ईमेल। इस तरीके से हम प्रोवाइड करना चाहेंगे, और इसके लिए हम पहले वो डेटा जिस टैग से हमें मिल रहा है उन्हें रिसीव करेंगे और फिर यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे अभी के लिए। लेकिन ये लूप चलेगा और ये वर्ड एज इट इज लिखे हुए आ जाएंगे। एक बार हम इसे चेक कर सकते हैं अभी तक के टास्क को, जहां पे हम इसे रिफ्रेश कर रहे हैं और इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही ये चीजें हमारे सामने आ गई। एक टेबल वाले फॉर्मेट में आई है या नहीं वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन जो अवेलेबल है उसके अंदर टेबल, टेबल क्लोज इस तरीके से आ रहा है। हम चाहते हैं ये कंटेंट कहाँ जाए, वहीं उसके अंदर। तो अब इनर HTML डायरेक्ट इस तरीके से प्रोवाइड करने की जगह हम पहले एक वेरिएबल में इस चीज को स्टोर करेंगे और फिर उस वेरिएबल को फाइनली प्रोवाइड करेंगे। इसका रीजन समझेंगे अब थोड़ी देर बाद। ये अभी तक की बात का होपफुली आपको कुछ आइडिया लगा होगा।